अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। इमरान खान को तोशाखाना केस 2 में आज सज़ा हो गई है। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वलीअहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत खारजा से भी हासिल किया गया और मुल्ज़मान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। इससे कबल बानी तहरीक इंसाफ को तोशाखाना 1 साइफर केस, इद्दत में निकाह केस और 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हो चुकी है। बानी तहरीक इंसाफ और उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से फैसल वावदा की एक्स पर पोस्ट भी ज़ेर बहस आ रही है और इसके साथ साथ बात करेंगे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत लगने वाली अपोजिशन की बैठक और मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत तहरीक इंसाफ के लिए निजात का रास्ता बन पाएगी या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। मुझे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नून लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर सिद्दीक जो कि एडवोकेट भी हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में अजहर सिद्दीक साहब आपसे करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, आपने फैसल वावदा की पोस्ट देखी, ये फैसला आपके सामने है। वो ये कहते हैं कि ये इब्तदा है, अभी इंतहा होगी और फिर उसके बाद क़यामत आएगी। क्या कहना चाह रहे हैं? फैसल वावदा साहब हैं कौन? यानी आई एम सॉरी, वो शायद जज है। वो नहीं वकील हैं शायद। ओहो नहीं, मैं ब्यूरोक्रेट है। यानी पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। आप हैं कौन? ना आपका हुकूमत से ताल्लुक, आप हैं कौन? स्पोक्समैन है किसी के? अगर हैं तो खुल के बताएं। सर फॉर्च्यून टेलर तो नहीं? मेरा ख्याल है वो तोते नहीं फाल निकालते, तोते नहीं फाल निकालते। वो उसी तरह की बातें ऐसी हो रही हैं। चले मैं जरा सिंपल सी बात आपके सामने रख दूं, क्योंकि मैं इमरान खान साहब का वकील और बुशरा साहब के और ऐसे बहुत सी चीजें जानता हूं। और ये सबसे पहली जो बात समझनी है, तोशाखाना 1 जो इलेक्शन कमीशन वाला था, वो इख्तियार नहीं था स्पीकर का। स्पीकर ने रेफरेंस भेज दिया जो कि आर्टिकल 63 में नहीं आता था। उसमें इमरान खान साहब की नाअहली हुई और क्या था कि आपने असासे में अपनी वैल्यूएशन सही डिक्लेयर नहीं की। अच्छा, कानून बड़ा क्लियर है, इलेक्शन एक्ट के तहत वो 120 दिन के अंदर कर सकते थे, मगर उसकी लिमिटेशन कुछ 3.5 साल के करीब है और वो सस्पेंड हो चुकी है। तोशाखाना 2 आया, वो घड़ी वाला मामला आया, उस घड़ी वाले मामले में भी क्या था, वो भी सस्पेंड हो गई। साइफर के अंदर सजा हुई, वो बरियत हो गई। इद्दत में सजा हुई, बरियत हो गई। ये बड़ा मजेदार केस है ये तोशाखाना वाला, जरा समझना है आपको। और आर्टिकल 12 और 13 समझना चाहिए। आर्टिकल 12 कहता है कि फौजदारी कानून में अगर कोई जुर्म उस वक्त नहीं था तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 13 कहता है दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। ये जितने तोशाखाना कहता है ये सारे तो एक ही तर्ज के थे ना सारे। आप इसका इकट्ठा केस करके कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। चलें छोड़ें इस बात को। अब मजेदार बात समझनी, मैंने सारे तोशाखाना की डिटेलें निकाली हैं 1947 से का, एक से एक बढ़ के गाड़ियां क्या क्या कुछ है। सिर्फ एक कसूरवार निकला इमरान खान और पूरी करप्शन के करके कि तोशाखाना में 2018 या 21 जो भी पीरियड है, इस पीरियड के दौरान ये था कि आपने वैल्यू डिक्लेयर करनी, और वैल्यू डिक्लेयर करने का कैबिनेट डिवीजन सारा कोई बंदे शंदे ने कोई डिक्लेयर नहीं करनी होती। वो जो प्रोसीजर वहां का फॉर्मेलिटी के कॉन्टेक्स्ट के वाले से वो वैल्यू डिक्लेयर की और तोशाखाना रख लिया। ये सारा उन्होंने किया था। इमरान खान ने अनोखा तो नहीं काम किया। 2023 में एक तरमीम की गई रूल्स में, उन्होंने कहा कि ये आपको वहां जमा कराने थे। पता नहीं शायद इमरान खान को पता नहीं, अच्छा वो शायद फैसल वावदा साहब जिन है कि 2023 में कहा कि आप 2021 में वापस जाए। अच्छा। ये उसी तर्ज पे था जिसमें आपको याद होगा तहरीके अदम एतमाद रिजेक्ट हुई 3 तारीख को, 3 अप्रैल को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 अप्रैल को जाके 9 अप्रैल में माजी में जाएं आप और वोटिंग हो। वो तो हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये रूल्स का इतलाक माजी से हो नहीं सकता था, माजी से इतलाक किया गया। कमाल की बात है। अच्छा, एंट्रस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अमानत में खयानत, कौन सी अमानत में खयानत की है? अच्छा, फिर बुशरा बीबी साहब को कह रहे हैं कि आप शरीक वार हैं और
5247 करप्शन मेरी तो समझ से बाहर है। ये करप्शन का कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए, यानी इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसको कहें मेरिट पे अपील जैसी फाइल होती है फौरन लगाएं। वैसे तो 10 मिनट का केस है, चलें आधे पौने घंटे के अंदर ना सिर्फ इसमें बरीयत है, मैं तो तजवीज कर रहा हूं कि ये झूठा केस बनाने वालों के खिलाफ भी साहब, आप ये कह रहे हैं 3 मुकदमात में सजाएं हैं जिन्हें बाद में मुअत्तल कर दिया गया है या फिर वो कालादम हो चुकी हैं, जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 मुकदमात में उनकी सजाएं बरकरार हैं। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं। सर, सजाओं के हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट सामने है। आप ही ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि सजाओं का तयन किस तरह किया जाएगा? जब एक सजा का टेन्योर पूरा होगा फिर उसके बाद दूसरी सजा शुरू होगी, या ये सब एक ही साथ शुरू हो रही है? कुछ कंफ्यूजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जिस तरह से अभी मैं आपके सुन रहा था इंट्रो में, आपने फैसल वाडा साहब का जिक्र किया। शायद जहाँ तक मुझे याद है, फैसल वाडा साहब वही हैं जो थ्रू आउट बानी पीटीआई की कैबिनेट के बड़े चहेते वजीर रहे हैं। उनके बड़े करीबी थे। वो कहते हैं घर का बेदी लंका ढाएगी, वही लंका ढा रहे हैं। गुजारिश ये है बात करने की कि जिस तरह से आपने तोशाखाना के केस पे बात की है, तोशाखाना के ये वो केस हैं जो ओपन एंड शट केस है। देखिए, उसमें बड़ी क्लियर बात है कि इन्होंने उनकी जो असेसमेंट्स करवाई वो कम असेसमेंट करवाई, हालांकि वो जो सेट थे और जो वो चीज़ें थे वो महंगी थी। और उसके बाद फिर इन्होंने जो उसकी रसीदें पेश की, वो रसीदें भी जल्दी निकली, बल्कि वो जो बंदे थे जिनको ये बेची गई तो ढूंढते रह गए। आपको याद होगा कि याद है सब याद। हाँ, वो उन्होंने आकर बिल्कुल इनकार किया कि उन्होंने कहा कि ये तो हमने खरीदी नहीं। पहली बात तो ये है कि इसके गलत या सही की तो बात की बात है। मुझे ये बताएं कि एक इस लेवल के बंदे को इतनी घटिया लेवल पे करप्शन करने की क्या जरूरत थी कि आप वो चीजें, चलें ये चीजें तो अगर बात भी रखनी हो तो एक निशानी के तौर पे रखी जाती है कि फलां सरबराह ने आपको गिफ्ट की थी। आप वो चीजें निकलवा के मार्केट में अपनी एहलिया के जरिए भिजवा रहे हैं और ये वैसे ही बायसे शर्मिंदगी और नदामत है, चाहे फुल रेट पर भी भिजवाएं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये अभी कोई ये काम को रुका तो नहीं। ये केसेस हैं, आप अलकादिर ट्रस्ट वाला केस देख लें, उसके ऊपर भी ये मतलब है बड़े भाषण देंगे और बड़ा सफाइयां देंगे कि ऐसे नहीं बनता वैसे नहीं बनता। हालांकि सबको पता है कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का केस है जिसमें उनको सजा हो चुकी है और अभी तो दीगर मुकदमात भी पड़े हैं। सर, सजाएं देनी कैसे हैं? सर, सजाएं देनी कैसे हैं ये बता दें। नहीं, सजाएं जो गिननी है वो तो बड़ी सिंपल बात है। वो तो बिल्कुल तमाम सजाओं का टेन्योर इकट्ठा ही शुरू होता है और उस लिहाज से जो है वो इकट्ठा ही खत्म होता है। तो तारड़ साहब को भी ये बात अगर आप बता दें तो आसानी होगी। देखिए, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है वो यही है और अगर उन्होंने कोई मुख्तलिफ बात की है तो प्रैक्टिकल भी यही रहा। नवाज शरीफ साहब का केस आपके सामने है, मरियम साहिबा का भी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपकी इजाजत से मैं चाहती हूँ अजहर सिद्दीक साहब जरा रोशनी डाल दें। मुस्कुरा किस बात पर रहे हैं, हंस किस बात पर रहे हैं, हमें भी पता चले। अच्छा, मैं चूंकि गौर साहब से जरा वैसे प्यार मोहब्बत ज्यादा, लेकिन प्रोग्राम में भी हमारी जरा बड़ी गर्मी सर्दी होती हुआ करती है। कुर्बान जाए इनकी मासूमियत के ऊपर। देखिए, एक चीज समझनी है, जितना आप जब असासे जो है ना, असासे इमरान खान साहब ने वैल्यूएशन नहीं करनी थी, तो जिन्होंने वैल्यूएशन करनी थी वहीं पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, वो कैबिनेट डिवीजन की माजी उठाकर देख लें, ये भी चैलेंज है इस हवाले से। दूसरा जो है ना, उसकी जो वैल्यूएशन निकाली है अल्लाह रखा मोहम्मद बूटे से। अच्छा, वो कौन है? वो पता लगा कि काल क्लर्क है वो। यानी ये समझाना है आपके वाले से। ये नैब में तो केस बना नहीं, नैब ने कहा करप्शन कोई नहीं है जिस कॉन्टेक्ट से ये FIA में ले आए, चलो FIA में ले आए अपनी जगह। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपकी इनपुट क्या है इसमें? देखें मुनीज़ मोइन साहबा, बात सीधी है। इमरान खान को अब तक मुख्तलिफ 5 मुकदमात में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। पहली साइफर केस है, इद्दत में नकाह केस है, पुराना तोशा खाना है। ये 3 तो सजाएं जो हैं वो उनकी कलदम या मुअत्तल हो चुकी हैं। मौजूदा तौर पर इस वक्त जो जेल में है वो अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज के साथ जो उन्होंने प्यार की पिंगे बढ़ाई थी, उस केस में उनको 14 साल कैद बा मुशक्कत हुई है। दूसरी बात,
सज़ा जो हुई है वो अब तोशाखाना केस 2 में 17 साल जो कैद है वो हो गई है, यानी कि 14 साल अलकादा ट्रस्ट में और 17 साल जो है वो इसमें तोशाखाना में। अब 7 करोड़ का जो हार साड़ी भाभी ने पा लिया है और कम पैसों पे ले लिया है, तो मैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील करूंगा अली गौहर बलोच साहब से कि सानू वो 7 करोड़ का सेट ते दिखाओ, वो है किस किस्म का, कितना खूबसूरत है, जो इतना हमारे मुंह में पानी आ गया कि हमने कम कीमत पर उसको बाय कर लिया। लेकिन सवाल आज मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत मेरे जाने जिगर बड़े भाई अजहर सिद्दीक साहब जो फरमा रहे हैं कि यार फैसल वावडा कौन है, और यार जिहड़ा पाकिस्तान च अजहर सिद्दीक साहब रहते हैं बड़े वकील, उनको यही नहीं पता कि फैसल वावडा कौन है। हैरान हो गए मैं आज उनकी वैसे अकल के ऊपर, और फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ा वकील है जनाब अता तलड़, और उस वकील को पता ही नहीं सजा कब शुरू होनी है। ओ भाई ये हार्ट स्टेट बनना शुरू हो गई है, जनरल फैज को सजा हुई है, फौज ने दी है, जनरल फैज के बाद तालियां नहीं लुटिया पाओ। क्यों लुटिया पाओ मैं बताऊं, जनरल फैज मैं देता हूं आपको बारी, एक नहीं मैं बारी पूरी दूंगा आपको। जनरल फैज को सजा हुई ना, उसके बाद अदलिया जंगीरी साहब जज सी हाई कोर्ट का 2, उसके बाद महमूद रशीद और नीचे 3, आज इमरान खान 4, और अगली खबर ब्रेक कर रहा हूं, सहाफी और वकीलों की बारी है। अब वो वकील जो मोटरसाइकिल स्कूटर पर होते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं पीटीआई के नाम पर। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अजहर सिद्दीक साहब की तरफ इशारा करते हुए बात कर रहे हैं। मैं तो जनाब वकीलों की तरफ कर रहा हूं और साफियों की तरफ कर रहा हूं। अब अगली बारी उनकी है। अजहर सिद्दीक भाई ये हार्ट स्टेट को चेक करें, अब आप ले ले बारी। अच्छा मैं जवाब दे दूं सर, मैं जवाब दे दूं। अच्छा मैं शहजाद भाई, शहजाद साहब तो हमारे भाई हैं और हमारे साथ सड़कों पे बड़े तहरीक चलाई है अदलिया की आज़ादी के लिए। हमने शायद अदलिया की आज़ादी की तहरीक इसलिए चलाई थी कि अदलिया आज़ाद हो गई। अदलिया तो मुक़य्यद हो चुकी हुई है। 27वीं 28वीं तरमीम के बाद अदलिया कहीं नजर नहीं आ रही है। लोग तो बड़े अजीबो गरीब से नाम लेते हैं, लेकिन मैं अपने शहजाद भाई के लिए बताता चलूं, एहतसाब पाकिस्तान में एक ख्वाब और बेवकूफ बनाने का आला कार चला आ रहा है। हुकूमतें पहले भी गिराई जाती रही, हम सारा कुछ अपनी आंखों के देखते रहे। हमने एवन फील्ड के कोई सबूत नहीं, काजी फारिसा के घर के कोई सबूत नहीं, हमने बड़ी बड़ी करप्शन देखी पाकिस्तान में। करप्शन एक घिनौना पॉइंट आ गया, लेकिन आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं जाते जाते जो कहना चाह रही थी वो आप भी सुनिएगा, लेकिन मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी और हमारे साथ अली गौहर बलोच थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ की बात तो आपने कर ली, लेकिन कुछ बात बानी पाकिस्तान की भी कर ले कि जब वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने तो उनकी तनख्वाह 1 रुपया थी। ना सिर्फ ये बल्कि उनके पास गाड़ी भी पुरानी थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरे घर जो डबल रोटी आती है उसका बिल भी मैं ही अदा करूंगा, ये मेरे सिग्नेचर से अदा होना चाहिए। और आप भी ये सब, आप तमाम देखने वाले ये बात जानते हैं कि जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद कायदे आज़म बीमार हो गए, तो एक दिन उन्होंने अपने एडीसी को तलब किया, ये याद रखने की बात है। एक दिन अपने एडीसी को तलब किया और बुलाकर पूछा कि मेरे सिगार का बिल ले आओ। और एडीसी ने कहा कि आप गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, आपके सिगार का बिल तो कौमी ख़जाने से अदा हो गया है। उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, ऐसा करो कि बिल्स ले आओ। जब तमाम बिल्स मंगवाए गए तो उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, उन्होंने अपने ज़ाती चेक बुक से चेक काटा और तमाम बिल अदा किए। और जो स्टेटमेंट थी जो उसके बाद दी गई वो हिस्टोरिक है। उन्होंने कहा कि स्मोकिंग अ सिगार इज़ अ बैड हैबिट एंड वाई शुड माई नेशन पे फॉर इट। तो अजीम लीडर और अजीम कायद कौन होते हैं? और अभी सिद्दीक साहब बात कर रहे थे गिनीज़ बुक में मैं ये केस लेकर जाऊंगा। गिनीज़ बुक में दर्ज करवाने वाली बात ये है, अजीम कायद इस तरह के होते हैं, अजीम लीडरान ये होते हैं जो अपने अल्ले तलल्लों के लिए कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं बनते। एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे। नाज़रीन साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा में अमन और इसराइल मज़ालिम को रोकने के लिए हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर के बावजूद इसराइल की जानिब से गोलाबारी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। कहत को ख़त्म करने की कोशिश तो की जा रही है, मगर अभी तक सूरत हाल कहत की तरह ही मौजूद है। वाज़ेह रहे कि सितंबर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 निकाती अमन मनसूबा पेश किया था, जिसने अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे की बुनियाद रखी थी, जिसके नतीजे में स्टेबलाइजेशन फोर्स के
बयान को भी अमल में लाया जाना था। पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टेटमेंट सामने आया है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे हैं और उसके बाद गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे, तुर्की में दिफाई सामान तैयार करने वाली एक कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन बनाने का दावा किया है जो नजरों से ओझल टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। ये ड्रोन क्या है और किस तरह काम करता है, इस पर भी तफसीली तौर पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब और मेरे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी मौजूद हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ खालिद चिश्ती साहब आपसे करना चाहूँगी। आप मुझे बताएं, एक तो अमन मुआहिदा, वो किस किस्म का मुआहिदा है कि जिस पर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा, और फिर मार्को रूबियो का आप स्टेटमेंट देखें जो सामने आया है गजा में भेजी जाने वाली फ़ौज के हवाले से। आप मुझे बताएं कि किन टर्म्स पर पाकिस्तान उसमें शामिल हो सकता है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे? हुआ था, मैंने उसी वक्त से कहा था और ये मेरी एप्रीहेंशंस थी। एक तरफ मैं खुश था और हम सब खुश थे कि बमबारी बंद हो गई और मासूम जानों का नुकसान जो हो रहा था वो ख़त्म हो गया या रुक गया, कम से कम या कम हो गया, एक बात। लेकिन टेक्निकली एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या इंटरनेशनल रिलेशंस अगर मैं देखता हूँ तो उस वक्त भी मैंने जो कहा था मैं आज भी वही कहूँगा। उस वक्त जब ये मुआहदा हुआ था कोई 20-22 नुकात का, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि इसमें सारे का सारा दारो मदार इसकी कामयाबी पर या इसके नाकाम होने का वो तो दे दिया है या नेतन्याहू के हाथ में या अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में, यानी जज और ज्यूरी वही होंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये डिसाइड किया जाएगा अगर कोई वॉलेशन हुई तो फिर इजराइल इंडिपेंडेंट होगा और फ्री होगा लॉन्च करने में स्ट्राइक या पनिशमेंट और जो भी था। एक बात, जो चीज़ें मिसिंग थी उस वक्त वो आज भी मिसिंग है। उसके अंदर टाइमलाइन मिसिंग थी, उसके अंदर के कितने अरसे में ये इम्प्लीमेंट होगा जो आप भी यही कह रही हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था बायलॉज नहीं थे। बायलॉज का मतलब ये है कि जो यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स आ गई उसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या एम्पावरमेंट होगी, क्या SOPs होंगी, क्या लिमिटेशंस होंगी, एक बात। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये था कि इसको यूनाइटेड नेशन की पैटर्नेज नहीं हासिल थी। ये अमरीकी सदर का एक प्लान था, जिसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसी रही सही रह गई है अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन है तो फिर भी एक वो फोर्स कह लें या एक बॉडी कह लें, चलो डेड बॉडी कह लें या पार्शियली डेड बॉडी कह लें। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि जब इस तरह की फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं अंडर यूनाइटेड नेशन अम्ब्रेला, तो एक लीगल, मॉरल, डिप्लोमेटिक उनको एक असेंडेंसी या एक ग्राउंड तैयार होता है, जिसका मतलब होता है SOPs होते हैं, कॉम्बैट की इंगेजमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं, कहाँ वो शूट टू किल कर सकते हैं, कहाँ वो डिटर कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनसेशन होती है अगर कोई मारा जाए जो कि पीस कीपर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसमें टाइमलाइन नहीं है, इसमें मैकेनिज्म नहीं है, इसमें स्टेक होल्डर बाकी लोग नहीं हैं, जज ज्यूरी वही हैं, बायलॉज नहीं है। तो ये सारा करते वक्त आज भी वही की वही है और आप भी उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि यहाँ पे ना टाइमलाइन है, ना मैकेनिज्म है, ना लोगों को पता है कहाँ। और सबसे अफसोसनाक बात ये थी जो मैं हिस्ट्री से ज़रूर रेफर करना चाहूँगा कि ये जब एग्रीमेंट हुआ था और ये फ्लोट किया गया था मुसलमान मुल्क को ख़ास तौर पर, सबको ये कहा गया था कि ये लॉन्ग टर्म में 2 स्टेट की तरफ ये सोल्यूशन लेके जाएंगे। ओके, 2 स्टेट की तरफ का मैं हिस्ट्री जरूर बताना चाहूंगा। 93 से 95 तक एक ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय यासिर अरफात, अमेरिका और इजराइल के दरमियान, आज से 32 साल पहले। उसका नाम है ओस्लो एग्रीमेंट। अगर आज भी उठाकर देख लें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये एग्रीमेंट लीड करेगा टू 2 नेशन स्टेट। 32 साल में कोई 2 नेशन स्टेट नहीं बनी। एक बात, आज भी हमने कहा कि ये 2 नेशन लिखा हुआ है, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने मुल्क लैंड करते ही अपनी हिब्रू लैंग्वेज जो उनकी अपनी है उसके अंदर कहा था कि मैंने तो कोई 2 नेशन थ्योरी से एग्री नहीं किया या 2 नेशन स्टेट से कोई मेरा इत्तेफाक नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर 2 नेशन नहीं है तो आया 75,000 लोगों ने जाने सिर्फ एक सीज फायर के लिए दी थी। तो ये भी एक बिल्कुल जाहिलाना बात है कि इतनी कुर्बानियां दी जाए, इतने लोग जख्मी हुए, बेघर हुए, मलबे का ढेर बन गया, तो ये सब का सब इसलिए था कि सिर्फ सीज फायर की कीमत एक दी इन लोगों ने। तो ये भी ज्यादती है। तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले वक्तों में देखेंगे ये कितना चैलेंजिंग होगा और कितना गाजा पीपल या पैलेस्टीनियन फ्रेंडली होगा। और ओस्लो एग्रीमेंट की जहां बात कर रहे हैं, इट स्टिल स्टैंड स्टिल कि आप इस पर अमल दरामद करेंगे तो फिर ही कोई बात होगी, वरना तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसके अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है। और मार्को रूबियो के स्टेटमेंट के बाद मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब बताएं कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी कुछ सवालात के जवाबात बाकी हैं।
देखिए मुनीज़े मोइन साहिबा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ तो बिल्कुल साफ सुथरा वाज़ेह है। मतलब कि इसहाक डार की अगर आप स्टेटमेंट ले लें तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान इस फोर्स में हिस्सा लेने के लिए असूली तौर पर हम तैयार हैं, लेकिन यह मैंडेट और शराइत की वजाहत से मशरूत होगा। बात यह है हमास को गैर मुसल्लह करने से मुतल्लक हम इसके लिए तैयार नहीं। ये फ़लस्तीनी कानून नाफज करने वाले अदारों का काम है कि वो वहाँ पर पीस को, अमन को, इसको नाफज उन्होंने करना है। हमने तो वहाँ जाकर जो है वो इसके लिए तैयार हम बिल्कुल नहीं है कि हमने जाकर को वहाँ पर हमास के मतलब हमारा काम ही नहीं है। बात यह है कि अगर आप अमेरिकी सेंट्रल कमांड की, ये मेरा ख्याल है मंगल के रोज़ जो बात हुई है कतर में, उसके गौर से देखें तो इजलास में पाकिस्तान समेत 45 के करीब ममालिक जो है वो उसमें शरीक हुए। अब बात यह है कि अगर आप गौर करें तो 70 से ज़ायद ममालिक को बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप फ़ौज या फंडिंग के लिए, अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, लेकिन सिर्फ 19 ममालिक ने गज़ा में मुमकिन तौर पर सामने आने के लिए फ़ौजियों, लॉजिस्टिक या आलात के ज़रिए मदद करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। और आई एम वन ऑफ देम। उस 19 में से मेरा पाकिस्तान भी उसमें एक मुल्क शामिल है। लेकिन हमारा काम यह है कि हम जानने को तैयार है, लेकिन असूली तौर पर जो बात आप कर रही थी आगाज़ में मार्को रूबियो की, वो भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बात दुरुस्त है कि उसने भी उसने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के। उसने भी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ ही की है। लेकिन सवाल यहाँ पर मुनीज़े ये है कि ये हमारा काम नहीं है, हमास को गैर मुसल्लह करना ये हमारा काम नहीं है, ये फ़लस्तीन का काम है, कानून नाफिज करने वाले उनके अदारों का काम है। और इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट तो इस पर वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने पीस कीपर के तौर पर मौजूद हो सकता है, अपना हिस्सा डाल सकता है। वैसे खालिद चिश्ती साहब, जहाँ हम पाकिस्तान के बतौर पीस कीपर होने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद इजराइल फ़लस्तीन जंग हो, थाईलैंड कंबोडिया जंग हो या दीगर जो जंगें दुनिया में जारी हैं, ये सब देखने के बाद आज़ादी एक नेमत के तौर पर महसूस होती है। रियलाइज़ होता है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और आज हम यहाँ रह रहे हैं, जिसे हम वैसे ही भुलाए बैठे हैं इस नेमत को। लेकिन वो लोग जो पाक फ़ौज पर तनकीद करते हैं, उन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि उन्हीं के तवस्सुत से हमने मई के महीने में जंग जीती। और आज मैं उस ख़ास इंटीग्रेशन की बात करने जा रही हूँ कि जो तुर्की की जानिब से की गई है। एक तो जदीद वॉरफेयर, जो एरियल वॉरफेयर है, उसका ट्रेंड सेटर पाकिस्तान रहा। पाक भारत जंग में दिखाया कि किस तरह जंग लड़ी जाती है। ज़रा मुझे उस टर्किश इंटीग्रेशन की या नई डेवलपमेंट की बात करनी है आपसे। ज़रा हमें बताएं तो सही कि वो बग़ैर पायलट के जो तैयारा और जो ड्रोन, ख़ास तौर पे वो ड्रोन जो तैयार किया गया है उसका नाम है बेरख्तार किज़िलअल्मा। कहा यह जा रहा है कि 55 घंटे से ज़ायद की उसकी टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है और F-16 को भी मार गिराया है। अगर असल में जंग हो जाती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी किस तरह से देख रहे हैं आप? मुनीज़े, आपने आपके सवाल में पहला जो था सेंटेंस वो गाज़ा के मुतालिक था, तो मैं एक सिर्फ जुमला बोल के फिर इस पर आता हूँ। देखिए, मुझे जो खौफ है, हमारी जो इज़्ज़त बनी है मई के महीने में पाक फ़िज़ाइया की मुसल्लह अफ़वाज की ओवरऑल, देखिए ये हमारे लिए ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ खुदा ना खास्ता एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इजराइल करवा दे वहाँ पे, जो इंडिया माहिर है, ज़ाहिर है उनकी दोस्ती भी बहुत है, हमारी फोर्सेस जाएं और ये हमास समझ के फायर बैक करवाएं और पाकिस्तान फायर बैक कर दे, जिसका मतलब है हमारी एनिमिटी डलवा दे या बीज बो दे हमास के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है दुनिया में कहीं भी हमें पसंद नहीं किया जाएगा, ख़ासतौर पर ईरान और सीरिया और कुछ और मुल्क जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो हमारे उनसे नेबरहुड ताल्लुकात ख़राब होंगे। मैं उस लिए भी क्वेश्चन कर रहा था। ये तो पहले सवाल के जवाब में। दूसरा जो आपको मुबारक हो, आपने इतनी ज़बरदस्त टर्किश बोली है, जो आपने बेरख्तार किज़िलअल्मा कहा है, तो वो मैं टर्की में क्योंकि वॉर कोर्स कर चुका हूँ टर्किश लैंग्वेज में, तो मैं आपके व्यूअर्स को पहले ही बताता हूँ किज़िलअल्मा का मतलब क्या होता है। रेड एप्पल। इसका मतलब होता है रेड एप्पल होता है, लेकिन रेड एप्पल में यहाँ पर कुछ और मतलब लिया गया है। यहाँ पर वो कहते हैं उस्मानिया जब सल्तनत थी तो वो प्राइड ऑफ द नेशन या नेशनल जो एम्बिशन होती थी, ये उसका कहा जाता है। अब ये है क्या, देखिए दुनिया में अनमैन्ड एरियल व्हीकल तो आ चुकी हैं बड़े अरसे से। ये तो पाकिस्तान ने लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट की कि इतनी ज़्यादा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी अब हो गई है। इससे पहले 2021 में अज़रबैजान ने और आर्मेनिया ने जो जंग लड़ी थी उसमें भी टर्किश ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, और उस जंग में सिर्फ 40 दिन वो रही थी
और तकरीबन 10,000 किलोमीटर का इलाका जो कब्जा किया हुआ था आर्मेनिया ने अजरबैजान का, वो इन्होंने खाली करा लिया था ड्रोन की मदद से ही। तो आर्मेनिया में ये ड्रोन्स का बहुत इफेक्टिव रोल हुआ था। और अब हम पाकिस्तान में और पाक फिजाइया ने जो जितने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, तो मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि जो 10 तारीख को हमने टनेज फेंकी थी हिंदुस्तान पर, वो पहले भी कई दफ़ा किया। क्योंकि अब ड्रोन की बात हो रही है तो हम रिफ्रेश कर लें कि हमारा जो टनेज 65 जंग की 17 दिनों की टनेज से ज़्यादा फेंकी थी, उसमें से 50% ड्रोन ने फेंकी है। इसका मतलब है कि आने वाली जंगों का ये एक मॉडल होगा या ये डॉक्ट्रिन होगी कि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। अब ये फर्स्ट टाइम जो एडवांसमेंट हुई है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये फाइटर क्लास वो जहाज है, बुनियादी तौर पर जिसको कहना चाहिए ना अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये बना है पहली दफ़ा। इससे पहले आमतौर पर पंखे वाले जहाज प्रोपेलर होते थे, इन्होंने ये जेट जहाज बनाया। आप हैरान होंगी कि उसके लिए इतना कॉम्पिटेंट ये जहाज़ है या अनमैन्ड एरियल, अब तो जहाज़ ही मैं कहूँगा क्योंकि ये प्रॉपर रनवे से टेक ऑफ करता है, ये शिप से भी टेक ऑफ कर सकता है, ये ऑटोनमस एक ए टू ग्राउंड ए टू एयर तमाम किस्म के मिशन कर सकता है, ऑलमोस्ट 8 टन का वेपन उठाकर ले जाएगा। यानी दैट मीन्स ये सिर्फ इसको ये ना समझे कि किसी दुश्मन के जहाज़ को मारेगा, यानी एज अ बॉम्बर भी यूज़ हो सकता है। एक बात, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक मैं नॉटिकल माइनिंग बता रहा है। अभी तक तो 0.9 मैंने सुना है, 0.9 का मतलब ये है कि अराउंड 1100 किलोमीटर से ऊपर हो तो सुपरसोनिक है, और शायद वो आगे एडवांसमेंट कर लें, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा है इसकी। जो रेडियस बता रहे हैं वो 500 नॉटिकल माइल है, जो तकरीबन 900 किलोमीटर के करीब बनता है, जो ये ट्रेवल करके वापस आ सकता है। सीलिंग इसकी बहुत ज्यादा है, जो आमतौर पर 30-40 हज़ार अनमैन्ड की होती है, इसकी तो 45,000 सीलिंग कह रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो सबसे बड़ी जंप इन्होंने की है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि इन्होंने मिसाइल फायर किया है और ये अनमैन्ड होके एक मैंड जहाज को भी मार सकता है, वो इसका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है। दैट मीन्स जो रेडार है इसका आईसा रेडार, ये वही है जो J-10C में लगा हुआ है, ये वही है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये 200 किलोमीटर तक हमने मिसाइल फायर किया था। वो बुनियादी तौर पर रेडार का कारनामा था। ठीक है खालिद क्योंकि जब तक साहब, आपका यही कहना है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना की सलाहियत रखता है, और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान को शामिल करके 38 ममालिक बनते हैं कुल, जिनके साथ तुर्की ये टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। एक खुशाइंद खबर तो ये है, लेकिन एक खुशाइंद खबर आपके साथ हम ब्रेक से वापस आने के बाद शेयर करेंगे। नाजरीन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की शादी के हवाले से अहम खबरें सामने आ रही हैं कि वो एक मरतबा फिर से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। वो फैमिली कौन है, ये शादी कब हो रही है, इस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा बहराम के दरमियान, आखिर तल्ख़ कलामी की वजह क्या बनी, उस जानिब बाद में आएंगे। लेकिन सबसे शहजाद हुसैन भट्ट साहब ज़रा ख़बर तो दें कि शादी होने जा रही है जुनैद सफ्दर की, प्लान क्या है, किसके साथ हो रही है, वो कौन सी फैमिली है, और जहां हम फैमिली की बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि माजी में कभी नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे उस फैमिली के। नहीं मुनीज़ मोइन साहबा, ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे रहे, लेकिन वो चीज़ें चलती रहती हैं। आप बात कर रही हैं रुहेल असगर साहब की। बात यह है कि इस वक्त जो शादी है मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी जो हो रही है, मैं समझता हूँ उसको भी बात करने से पहले मैं मुनीज़ मोइन, शहजाद भट्ट और GNN के तमाम अरकान की जानिब से हम मरियम नवाज़ को मुबारकबाद देते हैं कि उनके बेटे की शादी 16, 17 और 18 जनवरी यानी कमिंग ईयर जो जनवरी शुरू हो रहा है उसकी 16 तारीख को, फिर तेल मेहंदी है, 17 को बारात है और 18 तारीख को उनका वलीमा रायविंड में होगा। वलीमा भी रायविंड में होगा, तेल मेहंदी भी जो है वो 16 तारीख को जो हो रही है इस तरह। और ये जिससे आपने बात की है रुहेल असगर साहब, एक कद काठ वाला बड़ा नाम है, इसमें ये बात नहीं कि वो बड़ी शख्सियत है, और एक टिकट पर आकर उनके थोड़े से इख्तलाफात ज़रूर हुए थे, लेकिन असल उनके इख्तलाफात से ज़्यादा जो प्यार मोहब्बत है, असल कहानी है वो मरियम नवाज़ की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो है वो रहील मुनीर की अहलिया है महरुन्निसा, और जो छोटी बेटी है वो मानूर है। अच्छा, छोटी बेटी जो मानूर है उसकी जो पोती है रुहेल असगर साहब की, यानी रुहेल असगर के बेटे की बेटी, वो जो मानूर की आपस में 15-20 साल से वो बच्चियां आपस में बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं। उन दोस्तों की वजह से भाई की शादी उस मानूर की सहेली रुहेल असगर साहब की पोती के साथ
16, 17 और 18 को हो रही है। शनासाई पहले से थी या कोई मेल मुलाकात रही या ये कम्प्लीटली अरेंज मैरिज है भट्ट साहब? देखें, जो मरियम नवाज की ताल्लुकात हैं वो उनके शुरू से ही को 10 साल से ताल्लुकात रोहेल असगर का उनके साथ। रोहेल असगर ने जेल काटी, बेचारे ने बड़ी कुर्बानियां मुस्लिम लीग नून के लिए। उनका आना जाना MNA की सीट पर मुंतखब हुए और इलाके में कद काट है उनका आना जाना, फिर उनकी बहू का, रोहेल असगर की बीवी का, मरियम नवाज और कलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी रोहेल असगर की वाइफ की। तो वो तल्लकात उस फैमिली के यूं थे। अब वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं तो मामला सीधा हो गया। अच्छा भट्ट साहब, लेकिन कुछ दिन पहले भी, दिन तो नहीं, चंद एक माह पहले की बात है, कुछ सेलिब्रेशंस हुई थी वहाँ रायविंड में, ढोल की तबली बजी थी। मंगनी हुई थी, ये इसकी मंगनी जुनैद सफदर की बात कर रही हैं? नहीं, उसके अलावा पूरी बाकायदा तकरीबात हुई थी, तो वो किसकी शादी थी? हाँ, वो जो आप बात कर रही हैं वो मरियम नवाज के भाई हुसैन नवाज जो सऊदी अरब में होते हैं, उनका बेटा जो है जैद हुसैन नवाज, उसकी शादी लाहौर में हुई थी। वहां पर तकरीबात हुई थी, तेल मेहंदी, बारात और वलीमा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और बड़ी एक डिसिप्लिन सी शादी। अच्छा, एक मेरा एक्सक्लूसिव सा सवाल है आपसे, मुझे बताएं ये रोहेल असगर साहब की ज़्यादा कुर्बत किसके साथ है, नवाज शरीफ साहब के साथ या शहबाज शरीफ साहब के साथ? जी, नवाज शरीफ के साथ बहुत प्यार है उनको, शुरू दिन से प्यार है। ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि उनका एक स्टाइल है, वो धोती पहनते हैं, काली धोती ते काला कुर्ता ते पलवान जी तो कोट लखपत जेल से निकलता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा जो वो रिहा हो रहे थे। ये एक दुश्मनदार लोग हैं। रोहेल असगर ही काम MNA MP सरदार यार सादक नहीं है। रोहेल असगर साहब के कपड़ों के ऊपर तो आपने बड़ी नजर रखी हुई है, जरा मुझे बताएं कि दुल्हा दुल्हन के कपड़े कहाँ से तैयार हो रहे हैं? और पिछली बार जब जुनैद सफदर की शादी हुई थी तो मरियम नवाज साहिबा के लिबास पर से भी नजरें नहीं हटती थी, कितनी खूबसूरत वो तैयार हो रही थी, और जो लिबास थे, जो मलबूसात थे, वो भी बहुत ही शाहाना थे। तो अब की बार ये तैयारियां कहाँ से हो रही हैं? देखिए मुनीज़े, बात यह है कि हमें बहुत कम बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शादी है ये आम, मैंने आपको डेट भी बता दी है, लेकिन बात यह है जिस तरह कि इतना वहाँ पर कट होना है, सिक्योरिटी वाइज बड़ा माहौल सख्त होता है। और पिछली शादी पे भी जो मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, राहत फ़तेह अली खान साहब गा रहे थे, 4 गाने राहत फ़तेह अली खान ने तेल मेहंदी पर हुसैन नवाज साहब की बेटी पर गाए। उनको किसने सुना होगा? जो लोगों ने मरियम नवाज साहिबा को गाते सुन लिया, जो लोगों ने जुनैद सफदर को गाते सुन लिया, उसके बाद राहत साहब को किसने सुना होगा? भाई हर ज़ौक वाला आदमी गुनगुनाता है, और जो गाना जिससे सुर को प्यार नहीं वो मूर्ख इंसान ही नहीं। मैं खुद गाता हूं, आप पता नहीं गाती ही नहीं गाती, गाने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, 4 गाने जब राहत फ़तेह अली खान ने वहां पर गाए, माहौल पीक पर आ गया। तो ठीक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खड़े होने का, बेटे 10 बज गए हैं, मैं सोने जा रहा हूं, सब अपने अपने घरों को जाओ। बट साहब, वैसे हमें मौका तो नहीं मिलेगा कि हम वो जुनैद सफदर वाली शादी अटेंड करके गाना सुने, लेकिन आप तो यहाँ बैठ के बड़े दावे कर रहे हैं, फन्ने खान बन रहे हैं, मैं सिंगर हूँ, जरा थोड़ा सा गुनगुना ही दें। नहीं, वो जब आप तबले पे संगत देंगी तो हम गाना जरूर गाएंगे। मेरी ये स्पेशलिटी नहीं है बट साहब, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। अच्छा, आखिरी बात सुन ले। आखिरी बात मुनीज़े ये है कि हम ईमानदारी से जर्नलिज्म जो करते हैं, हमारा सिर्फ काम ये है, किसी भी, मैं अपने नाजरीन से भी बात मुखातब करके सीधा इख्तितामी, आपके पास 1-1.5 मिनट है मेरा ख्याल है, उस पर मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। हम बतौर शाफी जो है ना, वो हम जमहूरियत के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, डिक्टेटर आमिर हो, हम सड़कों पे जाते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन किसी भी जमात के आलाकार बनकर ट्रोलिंग करें और लोगों की पगड़ियाँ उछाले, ये कोई वकील अजहर सदीक हो या शहजाद भट्ट जर्नलिस्ट हो, ये सहाफत नहीं, ये वकालत नहीं, ये लानत है। अच्छा, अगर हम किसी की ट्रोलिंग करें। बट साहब, तबले की संगत की जहां आप बात कर रहे हैं, तो सेनेट की कायमा कमेटी में कल तबला तो नहीं बजा था, गुनगुनाया बहुत कुछ किया था। क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल हुए थे बट साहब? देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, काबिल एहतराम इंतहाई जो अल्फाज की अदायगी हुई है दोनों तरफ से, ये मुनासिब नहीं है। शट अप, यू शट अप, मैं आपको ये कर दूं, मैं आपको, मुनासिब नहीं। लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से, मैंने उस क्लिप को आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, और हम तफ्तीशें करते हैं, लेकिन जो पहले शट अप का लफ्ज़ कहा गया वो पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली ने कहा।
अलीम साहब ने उसके जवाब में कहा है यू शट अप, यू शट अप। बात इससे बहुत आगे निकल गई है भट्ट साहब, कौन पहले तो कौन बाद में। किसी ने कहा गिल्टी हैं, अगर आप गिल्टी नहीं है भट्ट साहब तो फिर आप बता दें कि NHA वाला जो केस है जिस पर वो खातून सेनेटर आपसे सवाल कर रही हैं, आप जवाब दें। आप एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, आप मिनिस्टर हैं, आपको जवाब देना होगा कि अवाम के टैक्स का पैसा कहां लग रहा है, क्या उसे किसी को नाजायज फायदा तो नहीं दिया जा रहा, तो ये तो करना होगा। ये तो गलत नहीं था, बजाय इसके कि वजाहत दी जाती वहां पर गलीज गुफ्तगू का इस्तेमाल किया गया। मुनीज़े पंजाबी में कहते हैं वखी भरने गल करना, दूसरे को आसान जबान में टॉन्ट करना। वो जी सड़क जो बन रही है उस सड़क से आपकी फैक्ट्री या आपके जनाब घर को कोई फैसिलिटेट तो नहीं किया जा रहा, ये है इनडायरेक्टली अटैक करना। रायविंड के बाहर सड़क बनी और जी नवाज शरीफ ने अपने घर वास्ते बनाई है, यहां से ये लड़ाई की वजह अनाद है। ये किसी एक घर की बात तो नहीं है शहजाद हसन भट्ट साहब। पार्क सोसाइटी या उस निजी हाउसिंग सोसाइटी को लेकर इससे पहले भी काफ़ी केसेस सामने आ चुके हैं, मामलात सामने आ चुके हैं, लेकिन कई सवालात इस तरह के हैं अभी जिनका जवाब सामने आना बाकी है। और पलवशा बहराम की अगर आप बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो इस केस को यहाँ नहीं छोड़ेंगी, अवामी अदालत में ले आएंगे और कहा है कि आप इस केस को आगे लेकर जाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना इस पर मजीद भी गुफ्तगू हो सकती थी। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।